Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI. तो हम जानेंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में. Researchers have created a breakthrough brain computer interface that enable a severely paralyzed woman to communicate using a digital avatar. This marks the first instance of synthesizing speech and facial expression directing from brain signal. ये जो रिसर्चर्स है उन्होंने क्रिएट किया है एक ब्रेक थ्रू ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI को, जो कि इनेबल कर रहा था एक सिवियरली पैरालाइज वुमन को कि वो कम्युनिकेट करे उपयोग करके डिजिटल अवतार का. ये जो है पहला इंस्टेंस है जिसमें सिंथेसाइज किया गया है स्पीच और फेशियल एक्सप्रेशन को डायरेक्टली ब्रेन के सिग्नल के साथ. हाउ डू BCI वर्क? ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस किस तरीके से काम करता है? तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है वो स्टैब्लिश करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन पाथवे को ह्यूमन के ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइस के साथ. ये इंटरप्रेट करते हैं ब्रेन के सिग्नल को उपयोग करके एडवांस टेक्नोलॉजी का. अलो करते हैं इंडिविजुअल को कि वो कंट्रोल करे डिवाइसेस को और कंप्यूटर को अपने थॉट के माध्यम से और बाईपास करे ट्रेडिशनल फिजिकल इनपुट या मूवमेंट को. इंपॉर्टेंस क्या है इस टेक्नोलॉजी का? दे होल्ड पोटेंशियल इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, न्यूरो हैबिलिटेशन रिसर्च एंड इनहेंस कंट्रोल एप्लीकेशन लाइक गेमिंग. और ये जो आपका टेक्नोलॉजी है इसका पोटेंशियल है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में, न्यूरो रिहेबिलिटेशन रिसर्च और इनहेंस कंट्रोल एप्लीकेशन जैसे कि गेमिंग में काफी मदद करेगा. लेकिन इसको लेकर कंसर्न भी है, तो क्या कंसर्न है वो भी जानेंगे. कंसर्न जैसे कि साइबर अटैक, ब्रेन के डाटा के ऊपर अनइक्वल एक्सेस कॉस्ट के कारण, और जो आवश्यकता है एक्यूरेट ट्रांसलेशन की ब्रेन के सिग्नल की स्पीच पे ताकि अवॉइड किया जा सके अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस को. ये कुछ इसके साथ इश्यू है जिसको सॉर्ट आउट करना आवश्यक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर पॉल्यूशन शॉर्टेन इंडियन लाइफ. तो जो एयर पॉल्यूशन है इस कारण शॉर्टेन हो रहा है इंडियन का लाइफ, जानेंगे हम इसके बारे में डिटेल पे. एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिवील दैट फाइन पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रिड्यूस द एवरेज इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 5.3 ईयर. जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का, ये रिवील करता है कि जो फाइन पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये रिड्यूस कर रहा है एवरेज इंडियन के लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 5.3 ईयर कम कर रहा है. ये जो फिगर है वो बेस्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के ऊपर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की. फाइंडिंग क्या है? पार्टिकुलेट पॉल्यूशन इज द प्राइमरी थ्रेट टू इंडियन हेल्थ रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 5.3 ईयर ऑन एन एवरेज. जो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन है ये मेन थ्रेट है इंडियन हेल्थ के लिए. ये रिड्यूस करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 5.3 ईयर्स का एवरेजली. Cardiovascular disease diminished life expectancy by about 4.5 year, while malnutrition reduces it by 1.8 year. जबकि कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जो है ये डिमिनिश कर रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 4.5 ईयर के अप्रॉक्स, जबकि मालन्यूट्रिशन के कारण रिड्यूस हो रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.8 ईयर. All 1.3 billion Indian live in area exceeding the WHO guideline for annual average particulate pollution. और जो सारे 1.3 बिलियन इंडियन का पॉपुलेशन है वो रह रहे एरियाज में जहां पे एक्सीड करता है WHO का गाइडलाइन जो है एनुअल एवरेज पार्टिकुलेट पॉल्यूशन का, यानी उससे अधिक ही है हर एक जगह का. अप्रोक्सीमेटली 67% पॉपुलेशन जो है वो रहते हैं ऐसे रीजन पे जो कि सरपास कर रहा है इंडिया के खुद के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को, जो कि आपका 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर का है. Indian contributed over 59% of world increase in pollution from 2013 to 2021. अब भारत ने कंट्रीब्यूट किया 59% वर्ल्ड के इंक्रीज जो हुआ है पॉल्यूशन में 2013 से 2021 के दौरान. जो नॉर्थर्न प्लेन है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रीजन है भारत का. 39% जो रेजिडेंट है वो लूज कर रहे हैं अपने 8 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, अगर हम कंपेयर करें WHO के गाइडलाइन से. तो रीजन बिहाइंड स्पाइक इन एयर पॉल्यूशन इन साउथ एशिया. क्या रीजन है इसके पीछे की जो राइज देखा गया है एयर पॉल्यूशन का साउथ एशिया वाले रीजन पे? रिसर्च इन एयर पॉल्यूशन इन साउथ एशिया स्टेम फ्रॉम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एक्सपेंशन. जो बहुत ज्यादा सर्च देखा गया एयर पॉल्यूशन का साउथ एशिया के रीजन पे, ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन एक्सपेंशन के कारण है. ये जो फैक्टर है इसके कारण इंक्रीज हुआ है एनर्जी डिमांड का, फॉसिल फ्यूल यूजेस का इस रीजन पे. इंडिया और पाकिस्तान में जो व्हीकल काउंटर रोड पे वो 4 गुना से अधिक हो चुका है अर्ली 2000 के बाद से, जबकि बांग्लादेश में ये 3 गुना से अधिक हो गया 2010 से 2020 के दौरान. तो आप समझ सकते हैं अगर 4 गुना 3 गुना अगर व्हीकल बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ना है. Electricity generation from fossil fuel also tripled between 1998 and 2017 in Bangladesh, India, Nepal, Pakistan combined. While elevated energy consumption improved living standard and economy, the resulting rise in particulate pollution have severe consequences.
और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था फॉसिल फ्यूल से, ये भी ट्रिपल हो गया है 1998 से 2017 के दौरान बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज पे। और ये जो है एलिवेटेड एनर्जी कंजम्पशन ये इंप्रूव कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड और इकोनॉमी को, जिसके कारण राइज हुआ है पार्टिकुलेट पॉल्यूशन का और इसका सीवियर कंसिक्वेंसेस देखा जा रहा है। WHO न्यू एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, WHO को जो नया एयर क्वालिटी के लिए गाइडलाइंस है वो क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है एक अपडेटेड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को 2021 में, ताकि सेफगार्ड किया जा सके पॉपुलेशन के हेल्थ को रिड्यूस करके जो लेवल है की एयर पॉल्यूटेंट का। ये जो गाइडलाइंस है ये ऑफर करता है रिकमेंडेड एयर क्वालिटी लेवल को 6 पॉल्यूटेंट के लिए। तो ये 6 पॉल्यूटेंट कौन कौन है ये एकदम मेमोराइज होना चाहिए आपको। तो पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10, ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर ऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सजेशन टू इंप्रूव एयर क्वालिटी एंड हेल्थ, क्या सजेशन दिया गया है ताकि इंप्रूव किया जा सके एयर क्वालिटी और हेल्थ को? तो अडॉप्ट किया जाए या रिवाइज किया जाए नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को, जो कि बेस्ड हो लेटेस्ट WHO के गाइडलाइंस के ऊपर। मॉनिटर किया जाए एयर क्वालिटी और आइडेंटिफाई किया जा सके पॉल्यूशन के सोर्स को। प्रमोट किया जाए क्लीन हाउस होल्ड एनर्जी को कुकिंग, हीटिंग और लाइटिंग के लिए। डेवलप किया जाए सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली नेटवर्क को। इन्फोर्स स्ट्रिक्टर व्हीकल एमिशन एंड एफिशिएंसी नॉर्म्स, इन्फोर्स करना होगा स्ट्रिक्टर व्हीकल एमिशन और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को। इन्वेस्ट करना होगा एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग पे और पावर जनरेशन के ऊपर। इनहेंस करना होगा इंडस्ट्री और म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। रिड्यूस करना होगा एग्रीकल्चर वेस्ट को, इनकार्नेशन एंड फॉरेस्ट फायर को। इनकॉर्पोरेट करना होगा एयर पॉल्यूशन को हेल्थ और प्रोफेशनल करिकुलर पे। प्रोवाइड करना होगा टूल्स को हेल्थ सेक्टर के लिए ताकि एड्रेस किया जा सके एयर पॉल्यूशन को। AQLI रिपोर्ट के बारे में हम जान ले तो जो आपका एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एनुअल अपडेट 2023 है, ये ट्रांसलेट कर रहा है पार्टिकुलेट पॉल्यूशन को लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंपैक्ट को लेके, जिसको डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा। जो नया WHO का ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है उसको हम जान ले तो जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, इसके लिए जो एनुअल और 24 आवर्स का जो लेवल है 2005 में ये 10 था, जबकि 2021 में इस लेवल को कम करके 5 कर दिया गया। 24 आवर्स के लिए 25 था, कम करके 15 कर दिया गया। पार्टिकुलेट मैटर 10 के लिए एनुअली जो था ये 20 था, कम करके 15 किया गया। 24 आवर में 50 था, उसको 45 कर दिया गया। ओजोन का पीक सीजन के लिए न्यू जो लेवल है वो 60 है और 8 आवर्स के लिए 100 ही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एनुअल लेवल जो था पहले 40 था, उसको कम करके 10 कर दिया गया है, जबकि 24 आवर्स के लिए 25। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 24 आवर्स में पहले 20 था, उसको बढ़ा दिया गया, 40 कर दिया गया है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो नया लेवल है वो आपका 4 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग साइक्लोन फ्रिक्वेंसी। जो साइक्लोन का फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुआ है, जानेंगे हम इसके पीछे का रीजन। एक जो रिसेंट स्टडी है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है ग्लोबल वार्मिंग का और पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन PDO का, इसके कारण इंक्रीज देखा गया है जो फ्रिक्वेंसी है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जो कि ओरिजिनेट करता है इक्वेटर के पास। जो आपका पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन PDO है, ये 20 से 30 ईयर का साइकिल है जो कि ऑकर करता है पैसिफिक ओशियन में, नॉर्थ में 20 डिग्री नॉर्थ के पास। PDO एक पैटर्न है ओशियन एटमॉस्फेयर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का। जब वार्म और पॉजिटिव फेज होता है वेस्ट पैसिफिक में, तो इसके कारण जो कूलर और पाथ होता है ईस्टर्न ओशियन वार्म का, कूल के समय पर नेगेटिव फेज होता है जो कि अपोजिट पैटर्न को शो करता है। Global warming has led to an increase in sea surface temperature, particularly in Indian Ocean. Warmer sea surface temperature have contributed to the formation and intensification of tropical cyclone in the region. और जो ग्लोबल वार्मिंग है इसने इंक्रीज किया है सी सरफेस टेम्परेचर को, पार्टिकुलरली इंडियन ओशियन के लिए। जो वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर है इसने कंट्रीब्यूट किया है फॉर्मेशन के लिए और इंटेंसिफिकेशन के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को इस रीजन पे। पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, हम जानेंगे पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के बारे में। Pacific decadal oscillation is a natural climate pattern that affects the temperature of the Pacific Ocean and the weather pattern around it. The PDO shift between warm and cool phases, with each phase lasting around 20 to 30 years. जो पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन है ये आपका एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है, ये अफेक्ट करता है टेम्परेचर को पैसिफिक ओशियन का और जो वेदर पैटर्न है उसके आसपास का। जो पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन है ये शिफ्ट करता है वार्म और कूल फेजेस पे, जो हर एक फेज है वो लास्ट करता है अराउंड 20 से 30 ईयर्स तक। PDO जो है उसको ऑफन क्वांटिफाई किया गया है उपयोग करके इंडेक्स का, जिसको रिफर किया गया है PDO इंडेक्स के तौर पे। ये जो PDO इंडेक्स है इसको कैलकुलेट किया जाता है स्पेशली एवरेज करके मंथली सी सरफेस टेम्परेचर को पैसिफिक ओशियन का नॉर्थ में 20 डिग्री नॉर्थ के पास। PDO को लिंक किया गया है स्लोअर ग्लोबल वार्मिंग के साथ, क्योंकि जो कोल्ड फेज है PDO का ये इंक्रीज होता है मिक्सिंग ऑफ कोल्डर डीपर ओशियन वाटर के साथ वार्मर सरफेस वाटर के साथ। ये टेम्पोरली रिड्यूस कर रहा है जो रेट है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसके कारण इंक्रीज हो रहा है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पे।
पीडीओ जो है ये इम्पैक्ट करता है वेदर के ऊपर भी। जो वार्म फेज होता है इसके कारण हैवी रेन होता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पे और ड्रॉट देखा जाता है एशिया या ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे, जबकि कोल्ड फेज के दौरान ड्रॉट आता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन पे और फ्लड देखा जा सकता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसा रीजन पे, यानी ये जस्ट वाइस वर्सा काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज। तो हम जानेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज के बारे में। जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उन्होंने अभी हाल ही में रूल किया है कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज है वो वैलिड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के। कोर्ट ने ओवररूल कर दिया है जो 2014 का मद्रास हाई कोर्ट का रूलिंग था, जो कि कह रहा था कि जो मैरिज परफॉर्म किया जाता है एडवोकेट के द्वारा वो इनवैलिड है। कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि जो एडवोकेट है वो सोलमेनाइज कर सकते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज को अपने पर्सनल कैपेसिटी पे, एक फ्रेंड या रिलेटिव के रूप में कपल के, लेकिन जो एडवोकेट है वो नहीं सोलमेनाइज करेंगे मैरिज को अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी पे। जो कोर्ट है उन्होंने रूल किया है कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज है उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि पब्लिकली डिक्लेयर किया जाए या सोलमेनाइज किया जाए। सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज लॉ या जिसको हम स्वयंवृत्ति भी कहते हैं, इसको लीगलाइज किया गया था 1968 के समय पे स्टेट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा। ये जो लॉ है ये अलाउ करता है कि जो दो हिंदू है वो मैरी कर सकते हैं प्रेजेंस में अपने फ्रेंड या रिलेटिव के। इसके लिए आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण प्रीस्ट या इलेबोरेट रिचुअल की। ये जो लॉ है ये रिक्वायर करता है कि जो कॉन्सेंट है दोनों पार्टी की वो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर मैरिज का होना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज लॉ जो है उसको कंसीडर किया जा रहा है एक अल्टरनेटिव के रूप में कन्वेंशनल मैरिज का। ये डिसरिगार्ड करता है ब्राह्मणिकल रिचुअल, कास्ट इंडोगेमी, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन एंड जेंडर नॉर्म्स को। Self-respect movement was a social movement that began in 1925 in Tamil Nadu, India. This movement goal was to create a new society without caste, religion or God. The movement founder E.V. Ramaswamy Naikar, also known as Periyar, wanted to reject the Brahmanical religion and culture. जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था ये एक सोशल मूवमेंट था जो कि आपका कब हुआ था 1925 में, कहां पे हुआ था, तमिलनाडु पे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो मूवमेंट है इसका गोल था कि क्रिएट किया जाए एक नया सोसाइटी को जहां पे कास्ट, रिलीजन या गॉड ना हो। इस मूवमेंट के फाउंडर जो थे ईवी रामास्वामी नाइकर थे, जिनको कि हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने रिजेक्ट किया था ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर को। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को हम द्रविडियन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो मूवमेंट है ये डिमांड कर रहा था कि इक्वल राइट होना चाहिए बैकवर्ड कास्ट के लिए भी, जिसमें फोकस जो है वुमेन के राइट के ऊपर भी था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाला डिक्लेरेशन। तो हम जानेंगे कंपाला डिक्लेरेशन के बारे में। A total of 48 African countries have agreed to adopt Kampala Ministerial Declaration on Migration, Environment and Climate Change in order to tackle the connection between human movement and climate change on the continent. जो टोटल आपके 48 अफ्रीकन कंट्री है वो तैयार हो गए हैं कि वो अडॉप्ट करेंगे कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को माइग्रेशन, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए, ताकि टैकल किया जा सके जो कनेक्शन है ह्यूमन मूवमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर कंटिनेंट पे। ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि प्रोवाइड किया जाए अफ्रीकन स्टेट को एक यूनिफाइड पोजीशन अपकमिंग अफ्रीका क्लाइमेट समिट में, और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है originally signed by 15 African nations in July 2022, the KDMECC has evolved into a KDMECC Africa and is anticipated to be formally adopted during the Africa Climate Summit. ओरिजिनली इसको साइन किया गया था 15 अफ्रीकन नेशन के द्वारा जुलाई 2022 पे, और ये जो आपका KDMECC है ये इवॉल्व होकर KDMECC अफ्रीका बन गया और एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा बहुत जल्दी। अफ्रीका जो है वो हाईली वनरेबल है क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को लेके, इस कारण डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है माइग्रेशन का इसके ऊपर देखा जा सकता है मोर फ्रीक्वेंट और सीवियर एक्सट्रीम वेदर इवेंट के रूप में। According to International Displacement Monitoring Center, about 7.5 million people face internal displacement due to disaster in the past year alone. और जो इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है उसके अनुसार 7.5 मिलियन पीपल जो है उनको सामना करना पड़ा है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का डिजास्टर के कारण पास्ट ईयर में ही। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.